चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। क्योंकि बहुत सारे बिना वजह के चैनल इतने चल रहे हैं जिनके मिलियन व्यू आते हैं, सब्सक्राइबर, जिनको कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। और अगर अपन इतनी काम की डालेंगे ना तो भी व्यक्ति एक बार थोड़ा सा देखेगा, खोल के भी देख ले, अरे यार उसका मुख बुल खड़ा हो जाए, क्या आया, हट हटा दे भाई, क्यों हटाए हो यार। कुछ चीज अगर डाली है तो कम से कम उसको देखो तो सही, पूरी देखो तो सही। हाँ, हो सकता है बहुत अच्छी चीज भी हो। सर मैंने पहले पढ़ा था कि जब देश आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के बाद की बात हुई थी कि देश का विकास करना था, क्योंकि बंटवारा बड़ी विशेष परिस्थिति में हुआ था। हमने पढ़ा था कि बंटवारा कैसे हुआ था, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बाद बंटवारा हो गया था। बंटवारा हमने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में हमने चुनौतियाँ भी पढ़ ली राष्ट्र के सामने आने वाली। उन्हीं चुनौतियों में से एक समस्या ये भी थी कि देश का विकास कैसे किया जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए। उसी आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक योजना आयोग बनाया गया। और ये योजना आयोग जो बनाया गया था, आपको बता दिया मैंने, ये बना था 1950, मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये तय हुआ था कि इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा। यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जाएगा, अगर एक ऑब्जेक्टिव भी आते हैं अभी आजकल, जो पैटर्न है ना बस चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव भी आने लग गया, तो उसके अनुसार आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। बहुत सारे बच्चे क्या लिख देंगे, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी, हाँ कुछ हद तक उत्तर सही हो सकता है, लेकिन गलत भी हो सकता हो उत्तर, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वर्तमान हैं। लेकिन अगर आपका उत्तर आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आपका उत्तर प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्या पता बदल जाए, आपने उत्तर लिखा नरेंद्र मोदी और पता चला कि कुछ कारणवश प्रधानमंत्री चेंज हो गया, आई बात समझ में, तो कुछ हद तक, तो इसलिए आपका उत्तर प्रधानमंत्री होना चाहिए। समझ में आ गई। अब ये जो योजना आयोग बनाया गया था, ये इस उद्देश्य से बनाया गया था कि देश का विकास करना चाहिए और किया जाएगा। तो योजना आयोग ने योजना बनाई, और इसने जो योजना बनाई थी और जो पहली योजना थी, उस पहली योजना को इसने लागू किया। कब किया? 1951 में। इसी का नाम था पंचवर्षीय योजना। ध्यान से सुनना, पंचवर्षीय योजना। आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना क्या है, तो देश के विकास के लिए योजना आयोग के द्वारा 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती थी, उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी और 1956 तक ये चली थी। 51 से 56 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी। पंचवर्षीय योजना, तो ये 1951 से लगाकर कब तक चली थी? 1956 तक ये योजना चली थी। अब इसमें क्या था, विशेष जो मुद्दा इसमें रखा गया था कृषि का। सबसे ज्यादा जो मुद्दा था इसमें, कृषि का विकास किया जाए, कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा सब पर और पे भी दिया गया था, ऐसा नहीं कि कृषि के अलावा लोगों को बोल गए थे, ऐसा नहीं है। पर विशेष आपसे पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया, किस पे दिया गया? कृषि पर। ठीक है, अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, वो क्या थी? वो थी 1900, अब देखो यहाँ से 1956 से लगाकर कब तक रही होगी? 61 तक। 5 साल जोड़ते चलो। अब ये दूसरी रही थी। दूसरी में जो ध्यान दिया गया वो ज्यादा दिया गया उद्योगों पर। किस पर ध्यान दिया? उद्योगों पर। और इसी के दौरान हमारे भारत में 3 बड़े उद्योगों की स्थापना हुई थी। कितने? 3। आपने एक राजस्थान में एक पासबुक आती थी, नाम सुना होगा आपने, आरबीटी सुना? नहीं सुना? आरबीटी, संजीव पासबुक तो सुना ना? हाँ सर। ऐसे एक आरबीटी आती थी, 6 विषय जिसमें होते थे एक साथ। 5वीं से इधर 6ठी 7वीं के लिए आती है पासबुक, आती थी आरबीटी। इससे याद रखना कि 3 बड़े उद्योग की स्थापना हुई थी। एक तो राउरकेला,
D से भिलाई और D से दुर्गापुर। अपन भूगोल में पढ़ेंगे इनको डिटेल में। ये तीन बड़े उद्योग हैं लोजपाल उद्योग, इनकी स्थापना इसी के दौरान हुई थी, जिसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन तीसरी की बात करेंगे यहाँ पे तो कब से हो जाएगा 1961 से लगाकर 66 तक। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें काई पर ध्यान दिया, इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया। ठीक है। तो देखो पहली में क्या दिया गया, कृषि पर, दूसरी में काय पर दिया, कृषि उद्योग पर, और तीसरी में कृषि प्लस उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया। तो दोनों पर ध्यान दिया गया। ठीक है। अब बात क्या है, अपने इस चैप्टर के अनुसार एक प्रश्न है, कृषि बनाम उद्योग। एक प्रश्न आएगा, कृषि बनाम उद्योग क्या है। देखो हुआ ये था कि जब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, ये बात सबको पता है, लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया, तो जो किसान यूनियन संघ है या कृषि के जो समर्थक नेता हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं, कृषि देश की मूलभूत रीढ़ की हड्डी होती है, कृषि से ही उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, कृषि पर देश की ज्यादातर आबादी निर्भर करती है। हमारे देश में अगर बात करें तो 70-75% लोग कृषि कार्य करते हैं। अगर कृषि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश का विकास नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कृषि के जो मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि मतलब इस पर ध्यान उद्योगों पर नहीं, कृषि पर ही दिया जाना चाहिए। ठीक है। और जो उद्योगों के जो समर्थक थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने इसके खिलाफ बोला कि नहीं, देश की आधारशिला कौन होता है, उद्योग होता है। अगर किसी देश में उद्योग अच्छे हैं तो देश का विकास भी अच्छे से होगा। इसलिए उन्होंने किसका समर्थन करा, उद्योगों का। लेकिन कृषि वालों ने कृषि का, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है बोर्ड में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि बनाम उद्योग विवाद क्या था, या फिर कृषि बनाम उद्योग के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, या फिर किसी भी तरह से यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है ना, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों के बीच में जो विवाद हुआ था उसका क्या कारण था। तो हमारा प्रश्न क्या है, उत्तर कि पहली पंचवर्षीय योजना में मूल रूप से जो ध्यान दिया गया था वो कृषि पर दिया गया था। ठीक है। और दूसरे में जब उद्योगों पर ध्यान दिया गया तो कृषि के जो समर्थक थे उन्होंने इसका विरोध किया कि कृषि पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन उद्योगों वालों ने क्या कहा कि नहीं, पहली पंचवर्षीय योजना में ऑलरेडी कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, अब इस बारी है उद्योगों की, क्योंकि उद्योग भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने उद्योगों का समर्थन किया और इन्होंने कृषि का समर्थन करा, इसलिए कृषि बनाम उद्योग एक विवादात्मक रहा इस योजना में। ठीक है। यहाँ से ये पंचवर्षीय योजना, अब ये पंचवर्षीय योजना आगे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि इसमें है नहीं। प्रश्न बस ये था, कृषि बनाम उद्योग क्या है, तो ये है। दूसरा, योजना आयोग क्या है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पंचवर्षीय यहाँ से कुछ अवकाश हैं, यहाँ तक पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी, 67-68 है ना, ये पंचवर्षीय योजना का एक अवकाश काल है। तो इस बीच में बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा हुई थी, हमारे देश में अकाल पड़ गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी, बहुत सारी ऐसी समस्या हुई थी जिसकी वजह से योजना नहीं बनी थी, उसके बाद फिर बनी थी। और ऐसी योजना टोटल जो बनी है 1 से लगाकर 12 तक पंचवर्षीय योजना बनी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरा चार्ट पूरा एक साथ बता दूंगा। ठीक है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी वो 2012 से लगाकर 2017 तक रही थी। कब तक रही थी, 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। अब वर्तमान में अगर आपका प्रश्न ये हो कि वर्तमान में कोई पंचवर्षीय योजना चल रही, तो नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही, अपन इस पर बात करते हैं। ये जो योजना आयोग था, इस योजना आयोग, अब हम बात करते हैं कि 2014 में इलेक्शन हुए थे और प्रधानमंत्री जो बन गए थे नरेंद्र मोदी जी। कौन बन गए थे, नरेंद्र मोदी जी बन गए थे प्रधानमंत्री। बनने के बाद इन्होंने थोड़ा सा चेंज करना चाहा, और चेंज करने के लिए इन्होंने क्या करा, ये जो योजना आयोग है इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया।
क्या कर दिया, नीति आयोग। तो वर्तमान में जो ये योजना आयोग है ये नीति आयोग के रूप में काम कर रहा है और ये 1 जनवरी 2015 से ये लागू है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग जो है वही नीति आयोग है। तो अब ये नीति आयोग वर्तमान में काम कर रहा है, ठीक है। अब इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो जो योजना आयोग था वही नीति आयोग है। अब प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। ये नाम बदलकर इसका कर दिया गया। इसका पहले काम क्या था योजना आयोग का, ये कृषि में सुधार करना, उद्योगों में सुधार करना, गरीबी दूर करना, शिक्षा में सुधार करना, चिकित्सा में सुधार करना, यही इसका काम था, ठीक है। वर्तमान में ये भी इसका काम है। अब आपका प्रश्न है कि यहाँ ये भी आना चाहिए कि 2015 में ये बना था तो ये योजना क्या खत्म हो गई थी? नहीं, ये योजना 17 तक चली थी क्योंकि ये बनी हुई थी। तो ये तय हुआ था कि भाई ये कंप्लीट हो जाएगी जैसे चल रही वैसी, और फिर यहाँ से इसने भी काम शुरू कर दिया था। तो ये अब वर्तमान में चलता है। अब प्रश्न ये भी आता है क्या ये भी 5 साल के लिए योजना बनाता है? नहीं, ये 5 साल के लिए नहीं बनाता है, ये सीधा 15 साल के लिए योजना बनाता है, ठीक है। लेकिन उसको 15 वर्षीय योजना नहीं कहेंगे, इसका जो मिशन और टारगेट है वो 15 साल के लिए होता है। लेकिन हर 3 साल में अपडेशन होता है उसमें, हर 3 साल में उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। इसको अपन डिटेल में अलग से पढ़ना पड़ेगा पूरा चैप्टर। लेकिन हमारा जो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग के काम क्या है। जिस प्रकार हमने योजना आयोग के लिखे कि योजना आयोग का जो काम था वही नीति आयोग के काम है। और क्या क्या काम है एक प्रश्न में सारा होता है। योजना आयोग का काम था वही, देखो, कृषि में सुधार करना, कृषि में सुधार, दूसरा उद्योगों में सुधार, तीसरा शिक्षा में सुधार, तीसरा गरीबी दूर करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। यानी कि ये सारे पॉइंट है। अगर आपका प्रश्न आए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ये मान के चलना बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका उसमें अर्थशास्त्र में भी आता है, भूगोल के अंदर भी कहीं ना कहीं चैप्टर में आ जाएगा, राजनीति में भी है। तो ये बहुत सारी मतलब एक तरह से कंपल ऐसा होता है ब्रह्मास्त्र, जहाँ सारे अस्त्र काम नहीं करते फिर उसको निकालना पड़ता है। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ये बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य बताइए, अगर आपका प्रश्न आता है कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या है, तो आपका उत्तर ये होगा कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि में सुधार करना, उद्योगों में सुधार करना, शिक्षा में सुधार करना। ये अगर आपका प्रश्न आता है कि योजना आयोग का क्या उद्देश्य था, या योजना आयोग किस उद्देश्य के अनुसार काम करता था, तो इसका उत्तर यही होगा। अगर आपका प्रश्न आए कि नीति आयोग के लक्ष्य या उद्देश्य लिखिए, तो भी आपका उत्तर यही होगा। 3-4 क्वेश्चन का मल्टी आंसर है। अगर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछे तो यही है, योजना आयोग का पूछे तो यही है, और पंचवर्षीय इसका नीति आयोग का पूछे तो यही है। सबका उत्तर यही है, कंबाइंड उत्तर है। और ये पार्ट है तो क्वेश्चन तो आना आएगा। क्वेश्चन या तो वो इस तरीके से आएगा, नीति आयोग के उद्देश्य लिखिए, या योजना आयोग का लिखिए, या फिर पंचवर्षीय योजना के कार्य लिखिए। समझ में आई? तो सभी का यही उद्देश्य होगा। अगर पंचवर्षीय योजना में उसने फैक्ट नाम दे दिया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के, तीसरी के, चौथी के, पांचवी के, किसी के भी पंचवर्षीय योजना जब भी बनी है उसका उद्देश्य यही रहा है, मेन आधार यही रहा है, देश का विकास करना। और देश के विकास में ये सारी चीजें आती है। आपको अलग से याद नहीं करना कि 12वीं में कुछ अलग थे, उधर 10वीं में अलग थे। हाँ, कुछ हद आंकड़े अलग है, लेकिन वो हमने लिखे ही नहीं है। हम इसको एक मल्टी आंसर तैयार करेंगे जिसका
उत्तर सही होगा। आगे ना बात समझ में। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। नीति आयोग का भी है, योजना आयोग का है और पंचवर्षीय योजना का भी है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया? कृषि पर। दूसरी में किस पर दिया गया? उद्योगों पर। तीसरी में कृषि और उद्योग दोनों पर दिया गया है। ठीक है। इसका जो योजना आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। तो ये आपके बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन इसमें तैयार होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? रमेश आ गई? पूछो जैसे थोड़ी बहुत आई। मतलब इतने देर से गीत गाया मैंने, फिर भी देखो थोड़ी बहुत ये समझ कर यार। अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता हूँ, ऐसा मत कर। ये नियोजन के अकॉर्डिंगली यही से आता है ना। अब देखो ये जो पंचवर्षीय योजना है, जैसे दूसरे में उद्योगों पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद यहाँ से एक उद्योगों में ध्यान दिया गया, एक औद्योगिक रफ्तार स्टार्ट हुई थी, उद्योगों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। उसके बाद देश का विकास, अगर हम बात करें ना मूल रूप से, तो देश की आधारशिला, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जानते हो? हाँ जानते हो क्या होता है रीढ़ की हड्डी? हमारे पीछे है ना, इसको रीढ़ की हड्डी। तो अगर ये रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो इंसान क्या हो जाएगा? है ना, झुक जाएगा। उसी प्रकार देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं उद्योग। अगर किसी देश में उद्योग ज्यादा है तो वो देश तरक्की करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, मजबूत होगा। और देश में उद्योग कमजोर है तो वो झुकेगा। जैसे आप मान लो चाइना में कितना उद्योग है? बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रहा। जापान की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, क्योंकि वहां पर उद्योग ज्यादा है, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं, है ना बात। तो आधारशिला उद्योग होती है। अगर उद्योगों में सुधार होगा तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए उद्योगों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप भविष्य में मान लो बड़े होकर चुनाव लड़े, नेताजी बन गए, या फिर आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? फिर उस समय आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। किन पर? देश की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में पकड़ना सबसे पहले उद्योग। उद्योगों में ऐसा क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने के लिए लोग प्रोत्साहित हो। क्या तुम्हारा कोई ऐसा आइडिया बता सकते हो कि ऐसा क्या किया जाए कि देश में उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा मिले? क्या करना चाहिए सरकार? उद्योग लगाने कौन लगाए? सरकार। हाँ। सरकार नहीं, सरकार बढ़ावा देना चाहिए। क्या करे बढ़ावा देने के लिए? ऐसा क्या करे कि मतलब आप भी उद्योग लगा लो? सर उनको संपत्ति, शिक्षा में सुधार की बात नहीं हो रही, मैं उद्योग की बात कर रहा हूँ। आप अपना तर्क बताइए। हाँ सर, उनको थोड़ी बहुत पैसों की मदद देनी वेरी गुड। अगर कोई व्यक्ति उद्योग खोलना चाहता है लेकिन वो किसी कारणवश नहीं खोल पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको सरकार सपोर्ट करे कि भी आधा पैसा थोड़ा सरकार उसको अनुदान के रूप में या लोन के रूप में उसको प्रोवाइड करवाए, ताकि वो व्यक्ति हिम्मत करके अपना उद्योग की स्थापना करे। अगर ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, और ज़्यादा उद्योग लगेगा तो बहुत ज़्यादा रोजगार में वृद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर उद्योग लगेगा ना तो एक उद्योग से रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे देखो, सपोज दैट मान लो किसी आपका क्षेत्र है, आपका उन्हें यहाँ पर एक कंपनी लगती है, उद्योग स्थापित होता है, तो ये उद्योग मान लो किसका मान लेता हूँ मैं, काय का मान लेती हूँ, किसी भी क्षेत्र का एक उद्योग है, पंप बनाने की कंपनी है। पंप यानी कि वो पानी की मोटर बनाने की कंपनी। अगर ये कंपनी यहाँ लगेगी तो इस कंपनी में काम करने के लिए वर्कर की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की। तो मजदूर कोई वहाँ से महाराष्ट्र से गुजरात से नहीं आएंगे, मजदूर यहीं आसपास के गांव के लोग ढूंढेंगे जो मजदूर। तो ये जो लोग हैं इसमें सारे कहीं ना कहीं ये काम करने के लिए इसमें आ जाएंगे, जितने भी 1000, 2000, 3000 जितने मजदूर, तो इन आसपास के लोगों को कम से कम इतनों को रोजगार मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें से जो पंप बनेगा वो पंप यहाँ पर किसान खरीद कर लाएंगे। ठीक है, किसान खरीद कर लाएंगे तो
पंप तो खरीद लिया, लेकिन पंप में लगाने के लिए पाइप की जरूरत पड़ेगी। वो किसान फिर पाइप वाली कंपनी के पास जाएगा और उसको बोलेगा हमें पाइप चाहिए, तो पाइप वाली कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पाइप बनाने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कि किसान पाइप मांगने लगे बार बार, तो ये पाइप बनाकर लाने लग गए। तो ये कंपनी क्या करेगी, पाइप बनाने लग जाएगी। पाइप बनाने से पहले ये कंपनी क्या करेगी, इसको अगर ज़्यादा डिमांड बढ़ी कि बहुत ज़्यादा पाइप की मांग हो रही है, तो ये आसपास के लोगों को बोलेगी काम पे आ जाओ यार, मेरे यहाँ पर पाइप बनाने के लिए जरूरत है। यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। पाइप बनाने के लिए जो भी उनको जिस कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, ये कंपनी उस कच्चे माल वाले के पास जाएगी, मुझे वो कच्चा माल चाहिए, तो वो जो कच्चे माल बनाने वाले, उत्पादन करने वाले लोग हैं, वो भी कच्चा माल उत्पादन करने लगते हैं। समझ में आई ना? मतलब उद्योग आपने एक खोला, लेकिन एक कड़ी से कड़ी जुड़ता जुड़ता वो बनाने लगते हैं। तो ये कच्चा माल उत्पादन करने वाला जो रबड़ का जो बगीचे वगैरह लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, वो लोग अपना रबड़ इनको बेचने लग जाएंगे। उनको पता चलेगा कि ये रबड़ बहुत महंगा बिक रहा, ज़्यादा बिक रहा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने लग जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ से वो जो भी रबड़ प्राप्त करेंगे, ठीक है। उन पेड़ों के लिए अगर छिड़काव के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, दवाई वाली कंपनी के पास जाएंगे, वहाँ से खरीद के लाएंगे दवाई और बीज। तो वो दवाई वाली बीज जब मांग बढ़ेगी, वो सोचेगी यार बहुत पेड़ बिक रहे, वो फिर और ज़्यादा दवाई बनाने लग जाएगी, वो दवाई मतलब ये एक तरह से बहुत बड़ा सर्कुलेशन है। एक व्यक्ति को यहाँ पर मतलब एक उद्योग खोलने से ऑटोमेटिक सबको मिल रहा। इसके बीच में ये जितने वाहन चल रहे, सारे वाहनों को गति मिल गई। जो ट्रक बंद पड़े थे वो भी चलने लगे, वो भी चलने पड़ गए, डीजल की खपत होने लगी, रोड को टैक्स मिलने लग गया, लोगों को आवागमन होने लग गया। समझ में आए ना? एक बंद पड़ा था तो कुछ नहीं हो रहा था, जब चालू हुआ तो कितने को रोजगार मिला। आप सोचो कि एक उद्योग से कितने सारे उद्योग चल रहे। तो ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे तो देश में ऑटोमेटिक पैसा एक दूसरे के हाथ में चला जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा, ऑटोमेटिक लोगों को काम मिलेगा। किसके? केवल एक उद्योग से। तो ये मूल रहता है कि उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये इसी में हुआ था। और ये जब औद्योगिकरण हुआ तो देश का तीव्र गति से विकास हुआ। जब से औद्योगिकरण हुआ हमारे देश में 19वीं सदी में औद्योगिकरण हुआ था ज़्यादातर, और उसके बाद देश में जो विकास हुआ वो तीव्र गति से हुआ। इससे पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारा देश गरीब और पिछड़ा भी था। अभी भी ऐसा नहीं है, विकासशील की श्रेणी में है और बहुत तीव्र गति से विकास भी कर रहा है, लेकिन इसका जो योगदान है वो ज़्यादातर उद्योगों को जाता है, क्योंकि इन्हीं का ज़्यादा योगदान है। और ये बढ़ते क्रम में है, ऐसा नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम दिन भी तरक्की कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और ये चल रहा है। तो ये प्रगतिशील गति में है हम, और अगर इसी गति से हम चलते रहे तो हो सकता है कि भारत भी एक महान शक्तियों की श्रेणी में शामिल हो जाए, विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है बहुत जल्दी, अगर जिस गति से है। तो सबसे ज़्यादा देश का विकास करना है तो ध्यान उद्योगों पर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कृषि पर नहीं दिया जाए, कृषि पर भी ऑटोमेटिक जैसे इसमें मिलेगा तो कृषि पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनको कच्चा माल कृषि से मिलता है। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनको कच्चा माल कैसे मिलता है? कृषि से। जैसे मान लो सूती वस्त्र कंपनी लगेगी, तो सूती वस्त्र कंपनी लगेगी तो कंपनी में कच्चा माल तो चाहिएगा ना, कपास। तो ऑलरेडी कपास की मांग बढ़ेगी मार्केट में। जब कपास बहुत महंगा बिकने लग जाएगा तो सब लोग कपास बोने लग जाएंगे। जैसे मान लो आज ऑयल जो खाद्यान्न तेल है वो ज़्यादा महंगा हो गया। इसका महंगा होने का क्या कारण है? आपकी सोयाबीन नहीं है। अब किसान चाहता है कि उसकी सोयाबीन को अच्छी महंगी दाम पर खरीदे, है ना मौसम। अगर आप अच्छे महंगे दाम पर खरीद लेंगे, मान लो खरीद लिया, तो उधर तेल का भाव बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि तेल तो उसी बढ़ रहा। समझ रहे हैं? तो तेल का भाव बढ़ने का कारण तो जिधर सोयाबीन का भाव बढ़ रहा, तो भाव बढ़ेगा कच्चे माल का, ऑटोमेटिक जो निर्मित माल है उसका भाव 3-4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक सर्कुलेशन चलता है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक अगर आपने एक बार छोड़ दिया उसको चालू करके तो वो ऑटोमेटिक चलने लगता है। एक वो होता है ना कि जैसे ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह हैं, केवल हिंदी कहीं नीचे से, ब्रह्मांड के अंदर जो जैसे पृथ्वी के जो कक्ष में जो ग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ से पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये छोड़ने के बाद ये वहाँ पर ऑटोमेटिक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक बार उन्होंने छोड़ दिया तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक लगाने लगते हैं। तो ये इनका काम है। समझ में आ रही कुछ बातें कि नहीं आ रही? उसी प्रकार ये एक तरह से उद्योग हैं। एक उद्योग की अगर स्थापना की जाएगी, चलाया जाएगा, तो दूसरे उद्योग ऑटोमेटिक क्या करने लग जाएंगे, इससे गति होने लग जाएगी। तो ये जो औद्योगिक रफ्तार हुई थी ज़्यादातर
ये कब चली थी? 19वीं सदी में चली थी। तो आपसे प्रश्न ये आए कि औद्योगिक क्रांति क्या है, उद्योगों से देश में क्या फायदा हुआ, क्या औद्योगिक सुधार जरूरी है, औद्योगिक सुधार किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो ये सारा इसका प्रश्न बनता है। ठीक है, औद्योगिक सुधार क्यों करना चाहिए, ये कारण। ठीक है, औद्योगिक सुधार होगा तो ऑटोमेटिक देश में सभी चीजों का सुधार होगा। अगर आपको उद्योगों में परिवर्तन करना है, या आप मतलब देश की आपसे ये पूछा जाए कि औद्योगिक सुधार के बारे में अपने तर्क बताइए कि औद्योगिक सुधार किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो आपको अपने तर्क बताना सोच के कि भाई उद्योग किस तरह किया जाए। देखो मेरे को बताओ, कभी टैक्स जाता है, सपोज करो टैक्स जाता है, तो उद्योग ज्यादा लगेंगे कम कम लगेंगे, क्योंकि टैक्स की मांग इतनी रहती है कि उद्योग चलेंगे नहीं। अगर टैक्स कम होगा ऑटोमेटिक उद्योग ज्यादा चलेंगे, यहाँ से वस्तु ज्यादा निकल कर जाएगी, है ना। तो टैक्स कहीं ना कहीं, तो अगर ऐसे कुछ अनुबंध है ज्यादा, तो ऐसे जो फायदे के उद्योग हैं जो देश में जिसकी वस्तुओं की ज्यादा जरूरत है उसके ऊपर टैक्स कम होना चाहिए। इसके विपरीत जो ऐसे उद्योग हैं जिनका मतलब इतना जरूरी नहीं है, जैसे शराब उद्योग, उस पर लगाया टैक्स मनमान, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उस पर बोले कितना टैक्स लग जाएगा वो तो चलेगा, चलता है ना। उसके लिए न तो प्रचार करने की जरूरत होती है, उसके लिए कोई विज्ञापन ही नहीं है। कभी नहीं देखा? नहीं देखा। ब्रांडेड शराब इसको पीने के बाद नशा जबरदस्त आता है, देखा है? नहीं, उसको ढूंढना ही नहीं पड़ता है, उसको कहीं भी नहीं ढूंढना पड़ता। जो व्यक्ति है ना, कहीं जाने का उसको बोल दो कि भाई तू ये पास के शहर में चल जाए, तो वो अगर उसको नहीं जाना हो ना तो 17 बहाने करेगा। अरे मैं कहाँ जाऊंगा, उसको कैसे ढूंढूंगा, क्या करूँगा, मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। आइए, और आप किसी के बारात में जाओ, किसी नए गांव में, जब उसने वो गांव देखा ही नहीं हो, आपको बारात में आधे घंटे के बाद देख लो, सारे को ठेके पे मिलेंगे आपको, उनको कहीं से भी ढूंढ लेते हैं, कितनी भी गली में, और ठेके कहीं मेन रोड पे भी नहीं होते हैं, कहीं भी लगा लो आप गांव से बाहर लगा दो, पीने वाले वहां पहुंच ही जाएंगे। उनको वो उनके अंदर की आग होती है ना, तृष्णा, वो खींच के लाती है उनको। एक तरह से वंशीकरण होता है उनके अंदर, ऑटोमेटिक वो बीन बजाएगा, ये खींचा चलाएगा, ऐसा मैटर होता है। तो वो जो तलब होती है उनको नशे की, वो तलब तुम्हारे अंदर लानी है पढ़ाई के लिए, नशे की नहीं, पढ़ाई की लानी है। जहाँ पर तुम्हें लगे कि हाँ यार पढ़ने को मिल रहा है, इंतजार नहीं करना। अभी बहुत सारे 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 1 तारीख को हम जाएंगे, 1 तारीख को कोई नया दिन है क्या? अभी इतना सारा मैटर जो पढ़ रहे हैं अपन, ये सारा निकल जाएगा। 1 तारीख को वही पढ़ेंगे जो हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। उनके लिए कोई अलग से गीत तो नहीं गाएंगे हैं, बट वो तो यही सोच के घूम रहे हैं कि वाट लगा देंगे सालों की, हमने कटिंग करवा ली वाला है। ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम कटिंग करवा लो चाहे पूरे गंजे हो जाओ, जो क्लास में जो चल रहा वो ऐसे सिस्टम है ना। बस हमें तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि भाई 1 तारीख आएगी और हम फिर पढ़ेंगे, 2 तारीख आएंगी। बहुत सारा ने तो शुरुआत ही श्री गणेश ही करा होगा टोपी में, और बहुत सारा तो श्री गणेश लिखेंगे भी, टोपी देंगे, उसके आगे वाले पेज पे श्री गणेशाय नमः, है ना। ऐसा होता है क्या? तुमने लिखा कभी कॉपी के ऊपर? नहीं लिखा। सभी करते हैं, मैक्सिमम 80% की कॉपियां देखी मैंने। पहला पेज खोलो, उनके इष्ट देवताओं का, जय हनुमान, जो भी है, ऐसा करने से ही पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तो जब मूड स्टार्ट करते कि भाई हाँ हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया। बच्चों ने तो गर्मी की छुट्टियों में स्टार्ट कर दिया था, जैसे 11th पास होते हैं और लग जाते हैं वो पढ़ाई में कि हमें पढ़ना। जिनको लगना रहता है मुझे पढ़ना है तो वो लग जाता है, जिसको बस नहीं रहता है कि भाई जबरदस्ती पढ़ाया जाता है घर वाले लातों की दे दे के, तो वो फिर वो ऐसे ही जागेंगे। अभी कौन आएंगे पढ़ने? जिनके घर वाले देंगे लातों के, भी यहीं तक पढ़ा, सब जा रहे थे, वो चोरा जा रहा, वो जा रहा, तो यहीं पर देंगे लातों की, जब आएंगे जबरदस्ती सड़ा सड़ा मुंह करके, अभी वो आएंगे। जिनको पढ़ना होता है ना वो तो पहले ही ढूंढ लेता है कि भाई मुझे पढ़ना है। और ये जो मान लो कि बहुत सारों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अरे कि आर्ट्स में क्या पढ़ना होगा, घर भी पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा जा सकता है। लेकिन बिना दिशा के जाना और एक दिशा से जाना बहुत अंतर होता है। अगर आपने किसी ने रास्ता बता दिया ना तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, और आप अपने अनुमान से जा रहे हो तो फिर बहुत टाइम लगेगा आपको वहां पे जाने के लिए।
आपको परसेंट बनाना है तो आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत तो पड़ेगी। ये आपको जिस दिन लग जाए ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही सब कुछ हूँ, तो उस दिन समझ लेना तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए। कभी भी जीवन में ये भ्रम मत पालना कि मैं ही सब कुछ हूँ या मुझे सब कुछ आता है। अगर तुमने ये पाल लिया तो ये तुम्हारे जिंदगी के दिन खराब शुरू हो गए। किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, किसी भी मुकाम पर, कि तुम्हें लगे अगर तुम किसी क्लास में हो और क्लास में अगर तुम्हें लग रहा कि तुम सबसे समझदार हो यहाँ पे और सब तुमसे प्रश्न पूछ रहे, सभी तुमसे पूछ रहे, तो मेरे हिसाब से वहां रोई मत। तुम ऐसी जगह जाओ जो तुमसे समझदार लोग रहे, तुमसे इंटेलिजेंट रहे, तो वहां तुम कुछ सीखोगे उनसे। अब अगर तुम अकेले इंटेलिजेंट और कोई है ही नहीं तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर रहे हो उनके बीच? तो तुम्हारा जान ले लेंगे कुछ समझ, तुम्हें तो उनसे कुछ मिल नहीं रहा। तो तुम ऐसी जगह रहो जहाँ ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें मिले, ऐसी चीजें है ना बात सुनने। तो सीखने की एक ललक, तृष्णा, नशा वो अपने अंदर पैदा करो और सीखो ज्यादा से ज्यादा। ये चीजें बहुत इजी कर, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक इजी वे में बताया है ना। अभी तो मैंने किताब भी नहीं खोली कोई भी चीज, तो एक इजी वे में। क्या मैंने तुम्हारे लिए याद करा? नहीं करा। चीज को समझना पड़ता है, बस समझ लो तो आपको ऑटोमेटिक। जरूरी थोड़ी है कि टीचर ही भगवान होता है, सब कुछ होता है। हाँ ये बात होती है कि यहाँ तक आने के लिए हमें काफी समय बिताना पड़ा किताबों के बीच में, जब जाके आज हम इतने बोल पाते हैं। उसके लिए तुम भी उसमें समय बिताना शुरू कर दो, तुम भी बोलना शुरू कर दो, है ना। अभी मैंने तुम्हें चैप्टर दिया कि तुम्हें बोलना है, तो बोल ही नहीं पा रहे, बोलने में मौत आ रही तुम्हारे। और यहाँ अगर तुम नहीं बोल सकते, कम लोग हैं इस लोग के बीच में, जब बड़ी क्लास में जब तुम्हें मैं ले जाऊंगा फिर वहाँ बोलवाऊंगा, तुम क्या बोलोगे तुम? यहाँ तो तुम ही तो हो, अपनों के बीच में बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर यहाँ से तुम अगर आज हिम्मत टूट गई ना तुम्हारी बोलने की, तो कल तुम्हारे बीच में और भी आके बैठ जाएंगे, तुम उनके सामने भी वैसे ही बोलोगे जैसे आज बोल रहे हो। अगर अभी हिम्मत नहीं तोड़ोगे, सीधे मैं आपको 500 के बीच में बैठाऊंगा फिर बोलूंगा बोलो, तो क्या बोलोगे? नहीं बोल पाओ। अभी कम है, अभी आप बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। मैं इसीलिए आपको मौका दे रहा हूँ कि आप अपने विचार रखो ये सामने, कुछ भी बोलो, कुछ भी कॉन्सेप्ट तैयार करो, इतना अच्छा तैयार करो। मैंने आपको क्या कहा कि आप 3 पेज का करोगे जब जाके आधे पेज की लाइनें बोल पाओगे। आप 100 लाइनें याद करके आओगे जब 5, 4, 10, 15 लाइन बोल पाओगे सामने आने के बाद, है ना बात। तो उस चीज को और बोल कब पाते हैं पता है? जब उसके